इस वीडियो को देखने से पहले मैं तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है और वही है कि अगर तुम लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग काफी क्लोज हैं 4 लाख सब्सक्राइबर्स के। तो काफी सारे लोग जो वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करना फ्री होता है। तो चलो फिर अब बिना टाइम वेस्ट करें एपिसोड को शुरू कर देते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हम लोग को अब उसी लड़की को दिखाया जाता है जिस लड़की को हम लोगों ने पिछले एपिसोड की एंडिंग में देखा था। वो कार्डिनल और बाकी कुछ सोल्जर्स के साथ अब कहीं जा रही होती है। एक सोल्जर अब कहने लगता है कि मैंने सुना है कि ये लड़की यानी कि सेंट के पास एक स्पेशल पावर है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि तुम्हें काफी जल्द पता चल जाएगा। तभी वो लोग अब देखते हैं कि उन लोग की तरफ अब काफी सारे मॉन्स्टर्स का एक झुंड आ रहा है, जो देखकर सभी सोल्जर्स अपने वेपन को बाहर निकाल लेते हैं उन लोगों से लड़ने के लिए। वहीं पर उन मॉन्स्टर्स को देखकर अब वो जो सेंट होती है वो कहने लगती है कि तुम लोगों ने होली किंगडम ऑफ क्वालिया की शांति को बिगाड़ा है, ये तुम लोगों का गुनाह है, इसलिए मैं तुम्हें खत्म कर रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर को यूज करती है, जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर अब एक ही बारी में एक काफी खतरनाक हमला हो जाता है, जिसमें वो सभी अब जलकर राख हो जाते हैं। ये ताकत देखकर तो कार्डिनल भी घबरा जाता है और कहता है कि सेंट तो एक अल्टीमेट वेपन की तरह है। वो सोल्जर सब देखते हैं कि जहाँ पर वो सभी मॉन्स्टर्स मरे हैं वहाँ पर अब फूल खिलने लगे हैं, जो देखकर वही सोल्जर अब कहता है कि ये कैसे हुआ। तो दूसरा सोल्जर से बताता है कि यही है सेंट की पावर, इसी पावर की वजह से हमारे नेशन शांति में है और हम लोग एल्फ के नेशन के साथ एक काफी अच्छा रिलेशनशिप बना पा रहे हैं। सेंट अपनी पावर को यूज करके अपने दुश्मनों को राख बना देती है और फिर वो उनके लिए फूल ले आती है। ये सेंट इस कॉन्टिनेंट की 7 ग्रेट सेवियर सेंट में से एक है, जिनका नाम है सोलिना। जिसके बाद अब सेंट कार्डिनल से कहने लगती है कि मैंने आपसे कोई बात कही थी यहाँ पर आते हुए। तो कार्डिनल कहता है कि कौन सी बात। जिस पर सेंट कहती है कि मैंने आपको बताया था ना कि आकाश लैंड के अंदर कुछ न कुछ तो हो रहा है, हमें वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी को भेजना होगा। तो वो कार्डिनल कहता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आकाश लैंड डार्क कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, वहाँ पर जाना खतरा है। सेंट्रल कभी भी परमिशन नहीं देंगे हमारे लोगों को वहाँ पर जाने के लिए और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो सेंट कहती है ठीक है, तो फिर मैं वहाँ खुद ही चली जाती हूँ। जो सुनकर कार्डिनल कहता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती हो, आप भूलो मत, अब आप वो विलेज वाली लड़की नहीं रह गई हो। वहीं सेंट अब भी उसकी बात नहीं मानती है। तो कार्डिनल कहता है ठीक है, मैं अपने ही कुछ सोल्जर्स को वहाँ पर भेज दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर सेंट अब कहने लगती है कि मुझे सभी लोगों को बचाना होगा। अगले सीन में बातों को दिखाया जाता है जो कि सभी एल्फ को अब कंस्ट्रक्शन करने के लिए कह देती है। वो सभी लोग भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए काफी एक्साइटेड है, वो भी अब काम करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उन लोगों ने अब ईरा के लिए एक सिंहासन बना दिया है, जिसे ईरा देख रहा होता है और उसे वो जगह काफी अच्छी लग रही होती है। तो भी अब ईरा से कहने लगती है कि डार्क एल्फ तो कितने ज्यादा तेज है, उन लोगों ने आपके लिए यहाँ पर सिंहासन और काउंसिल रूम बना दिया। ये तो बस शुरुआत है, आगे चल के हम लोग को अपनी पूरी सिविलाइजेशन बनानी है। इतनी पावरफुल सिविलाइजेशन हम लोग को बनानी है कि हम सभी लोगों पर कब्जा कर सके। तभी वहाँ पर एम्बले, जिया और दादाजी आ जाते हैं मीटिंग करने के लिए। मीटिंग शुरू होने से पहले अब एम्बले अब ईरा को कहती है कि ये लो, आपके लिए कपड़े हैं, ये पूरे हो गए। वहीं पर अब ईरा भी अब अपने नए कपड़ों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उसे वो काफी ज्यादा पसंद आते हैं। एम्बले अब कहने लगती है कि हम लोगों ने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है इसे बनाने के लिए, ताकि आपको ये परफेक्ट आ सके। वहीं तो भी ईरा से कहती है कि आप पर ये बहुत अच्छा लग रहा है। जिसके बाद अब मीटिंग शुरू करने का टाइम हो जाता है, पर तभी वो लोग अब देखते हैं कि ईरा तो अब काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, वो सारी चीजों को देख रहा होता है। ये देखकर तो आप सभी से कहती है कि मीटिंग मैं शुरू करती हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग किंग से बात कर लेंगे। तो वो भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद अब दादाजी कहते हैं कि आखिरकार हम लोग सबसे पहले कैसी बिल्डिंग को तैयार करें, हमने ऑलरेडी ग्राउंड को लेवल करना शुरू कर दिया है। तो कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक खाने की प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाएंगे, क्योंकि खाली पेट कोई लड़ नहीं पाएगा। वैसे हमारा प्लान तो नहीं है लड़ने का, पर जरूरत पड़ सकती है। तो दादाजी कहते हैं कि पूछने के लिए माफी चाहता हूँ, पर हमारे राजा अपनी ताकत का यूज करके इन्फिनिट खाना तो बना सकते हैं, है ना? तो फैसिलिटी बनाने की क्या जरूरत है? जिस पर तो कहती है कि वो एक किंग है, सारा काम उन्हीं से ही कराओगे क्या? और वैसे भी हम लोग को अपने डोमेन को और भी एक्सपेंड करना है, तब हम लोग खाने का बंटवारा कैसे करेंगे? जिस पर दादाजी कहते हैं कि हाँ, तुम सही कह रही हो, माफ करना ये पूछने के लिए। तो कहती है कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हें समझ तो आ गया। ऐसा बोलने के बाद वो उन लोग के सामने एक प्लांट रख देती है, जो कि बोलता भी है। वो सभी से कहता है कि सभी से मिलकर अच्छा लगा। वहीं सभी लोग इस क्रिएचर को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है। तो उन लोग को बताती है कि ये फ्लैश ट्री है। ये सुनकर उन लोग को अभी समझ नहीं आता है कि आखिर ये है क्या। तो वो उसे बताती है कि ये हमारी सिविलाइजेशन का फूड प्रोडक्शन फैसिलिटी है। इस पेड़ के ऊपर मीट उगेगा जिसे खाया जा सकता है। वो मीट काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस भी होता है। वहीं ईरा तो इस प्लांट को देखकर कहता है कि देखने में तो ये ईवल लग रहा है। वहीं पर अब दादाजी कहते हैं कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि मीट खाना
पसंद नहीं करेंगे। तो आतो कहती है कि हाँ मुझे पता है, पर हम लोग बस इन ट्री को शुरुआत के लिए लगा रहे हैं। तो ईरा भी कहता है हाँ सभी लोगों की नापसंद और पसंद होती है, जैसे कि वो वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन है। आतो अब कहने लगती है कि हम लोग को हंटिंग करने की भी जरूरत पड़ेगी इसे मैनेज करने के लिए, और साथ में खाने को स्टोर करने की जगह भी बनानी होगी। जो सुनकर एमले कहती है कि ये काम मैं कर दूंगी। तो आतो भी कहती है ठीक है। वो अब सभी से कहती है कि हमारा जो अगला एजेंडा है वो है हमारी रिसर्च। वो कहती है कि क्योंकि हमारा नेशन काफी ज्यादा छोटा है इसलिए हमें जल्दी से जल्दी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को पाना होगा। जिस पर दादाजी कहते हैं कि सबसे पहले हमें कौन सी टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो वो कहती है कि ये तो काफी ऑब्वियस है, हम लोग का सबसे पहले मैजिक टेक्नोलॉजी पर निर्भर होना होगा। ये सुनकर ईरा तो काफी एक्साइटेड हो जाता है। वहीं दादाजी कहते हैं कि मुझे भी मैजिक से काफी एक्साइटमेंट होती है इसलिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। वह पूछता है कि सबसे पहले हमें कौन से तरीके के मैजिक को रिसर्च करना होगा। तो तो बताती है कि सबसे पहले हम मिलिट्री मैजिक को फोकस करेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल मैजिक होता है उसका यूज करके सिर्फ कुछ ही लोगों के ऊपर एक ही बारे में हमला किया जा सकता है। जो सुनकर दादाजी कहते हैं कि ये काम मैं काफी आसानी से कर सकता हूँ। तो आतो कहती है हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जो मिलिट्री मैजिक होता है उसका यूज करके तुम पूरी आर्मी के ऊपर काफी ज्यादा हमले कर सकते हो। ये कह सकते हो कि तुम एक ही बार में 1000 लोगों के ऊपर हमला कर सकते हो, और तुम मिलिट्री मैजिक का यूज करके जमीन को भी अपने हिसाब से हिला सकते हो अपने फायदे के लिए। मिलिट्री मैजिक सही में काफी ज्यादा काम आता है। ये सब सुनकर दादाजी कहते हैं कि क्या ऐसा मैजिक सही में एग्जिस्ट भी करता है। जो सुनकर आतो कहती हाँ, इससे सबसे पहले हम लोग को टैलेंटेड मेजेस को लेना होगा जो कि मैजिक यूज कर सकते हैं, और फिर वही लोग रिसर्च करेंगे। जो सुनकर ईरा भी कहता है कि सच बताऊं तो ये टेक्नोलॉजी इतनी भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो हम इसे जल्दी से पालेंगे। वहीं ये सब सुनकर दादाजी कहते हैं कि मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के लिए। इसके बाद अब आतो कहती है कि चलो अब आखिरी चीज हमारी बची है मिलिट्री प्लानिंग। तो जिया कहते हैं हाँ अब मेरी बारी है, मैं सबसे पहले एक आर्मी बनाऊंगा। जो सुनकर ईरा कहता है कि अभी के लिए हम लोग अपनी आर्मी को बनाने पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो जिया पूछता है क्यों, जिस पर आतो कहती है कि आर्मी हमें कुछ भी बदले में देंगी नहीं, बल्कि बदले में वो हमारा रिसोर्स और माना कंज्यूम करेंगे, तो अभी आर्मी बनाना सही नहीं है। तो जिया कहता है कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर इस समय पर हमारी जो आर्मी है वो इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है कि वो किंग को प्रोटेक्ट कर सके। वहीं दादाजी कहते हैं हाँ, और बुरी बात तो ये है कि जिया और मेरे ऊपर बाउंटीज लगी हुई है, यानी कि लोग हम लोग को ढूंढ कर मारने के लिए आएंगे। ये सुनकर ईरा थोड़ा सोचता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो एक हीरो को बनाते हैं। ये सुनकर आतो खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ आइडिया अच्छा है, एक हीरो को बनाने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा लगेगी पर वो काफी ज्यादा वर्थ इट होंगे। ये सुनकर बाकी लोग पूछते हैं कि आखिर ये हीरो क्या होता है। तो आतो कहती है कि माइनोग्रा के अंदर काफी सारे हीरोज थे जो कि किंग को सर्व करते थे। बेसिकली वो काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज होती हैं। वो सभी लोग मॉन्स्टर्स होते हैं, उनका स्क्रू ढीला होता है। ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। वहीं आतो कहती है कि कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है हीरो को समन करने के लिए, पर काफी जल्द हम लोग एक हीरो को तो समन कर पाएंगे। आतो अब कहती है कि अगर हम लोग अपनी आर्मी को रखेंगे तो काफी ज्यादा अटेंशन आएगा, पर अगर एक ही हीरो रहेगा तो इतना ज्यादा कुछ खास अटेंशन आएगा नहीं। तो ईरा कहता है हाँ, इसलिए हम लोग एक हीरो बनाएंगे जिसके बाद किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जिस पर सभी कहते हैं ठीक है। ईरा अब कहने लगता है कि सभी प्लानिंग करने में कितना ज्यादा मजा आता है। वो अब ये भी बताने लगता है कि उसे उसके सिटीजन से भी काफी सारा माना मिलता रहता है, इसलिए उन लोग का नेशनल माना भी अच्छे से बिल्ड हो रहा है। ईरा कहता है कि जितने हमारे सिटीजन खुश होंगे उतना ही हम लोग को माना मिलेगा, और हमारे सिटीजन जितना खुश रहेंगे उतना ही हमारा नेशन डेवलप करेगा, इसलिए मैं अपने सिटीजन को काफी ज्यादा खुश रखूंगा। अगले सीन में हम लोग अब एक सोल्जर को देखते हैं जो कि चर्च में प्रे कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम है लोनियस। तभी वर्डल नाम का बंदा आ जाता है और कहता है कि चलने का समय हो गया है, तुमने प्रे कर लिया हो तो जल्दी से चलो। तभी वर्डल देखता है कि लोनियस ने एक रिंग पहन रखी है नेकलेस के तौर पर। वो उसे कहता है कि तुम अपनी वेडिंग रिंग को एक प्रोटेक्टिव चार्म की तरह यूज कर रहे हो। वैसे तुम्हारी एक बेटी भी है ना, तुम्हारी बेटी और तुम्हारी वाइफ का नाम क्या है? तो वो कहता है कि मेरी वाइफ का नाम मार्शा है और बेटी का नाम मीना है। ये सुनकर वर्डल कहता है कि हम लोग काफी दिनों तक अब ट्रेवल करने वाले हैं और मैं तुम्हें तब चिढ़ाऊंगा जब तुम अपनी बेटी और वाइफ का नाम सपनों में लोगे। तो वहीं लोनियस अब सोचता है कि वर्डल के बारे में मैंने काफी अफवाहें सुनी है कि उसे अच्छे से बात करनी नहीं आती है, उसके अंदर मैनर्स नहीं है, पर उसकी स्किल काफी कमाल की है। वर्डल अब कहने लगता है कि आखिरकार वो लोग हमें डार्क कॉन्टिनेंट में क्यों भेज रहे हैं। तो लोनियस कहता है कि सोलिना को कुछ वहाँ पर गड़बड़ लग रही है, इसलिए हम लोग को वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा जा रहा है कार्डिनल के द्वारा। अगर हम लोग इस काम में सक्सेसफुल होते हैं तो हमें प्रमोशन भी मिल सकता है, और अगर हम फेल हो गए तो हमारा डिमोशन कर दिया जाएगा। लोनियस सब सोचता है कि वैसे ये काफी रेयर होता है बॉर्डर के बाहर जाकर इन्वेस्टिगेशन करना। वो लोग मेरे साथ वर्डल को भी भेज रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसके बाद वो लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि उन लोग की बाकी की आर्मी भी तैयार है चलने के लिए। उन लोग को देखकर वर्डल एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि चलो फिर चलते हैं। ऐसा बोलकर अब वो आगे बढ़ता है। वहीं पर अब लोनियस सोचता है कि भले ही जो वर्डल है उसको अच्छे से मैनर्स नहीं आते हैं,
पर फिर भी वो मेरा सीनियर है और मुझसे ताकतवर है। अगर वो हमारे साथ चलेगा तो हमारे सर्वाइवल के चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरे सीन में हम लोग अब ईरा को देखते हैं जो कि अब आतो के साथ इंस्पेक्शन करने के लिए आता है। वो लोग अब देखते हैं कि सभी एल्फ ने अब अपने घर बनाने शुरू कर दिए हैं और कंप्लीट भी हो गए हैं। साथ में वो उन ट्रीज के साथ भी डांस कर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं, जो देखकर आतो काफी खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने नेशन को एक्सपेंड होना गेम में देखा था, पर अब तो मैं असली में देख पा रहा हूँ। एमले अब बताने लगती है कि ये जो जगह है ये हमारी रेजिडेंशियल एरिया है। हमने ज्यादातर पेड़ों पर स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, पर क्योंकि हम लोग अभी फ्लैश ट्री को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, हम लोग घर नहीं बना पा रहे हैं। और ये जो फ्लैश ट्री है वो भी काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और खाने को स्टोर करने वाली जो बिल्डिंग है वो भी काफी जल्द तैयार हो जाएगी। और जो मैजिक रिसर्च फैसिलिटी है वहाँ पर दादाजी सभी टैलेंटेड मैजिशियन को लीड कर रहे हैं और उन लोगों की रिसर्च भी चालू हो चुकी है। हम लोग को पास में एक पानी का भी सोर्स मिला है जिससे कि पानी की कमी भी खत्म हो गई, पर अभी उसे पीने लायक बनाना रहता है। और जिस बिल्डिंग में अभी हम लोग हैं ये एक पब्लिक ऑफिस है जहाँ पर पेपर वर्क होंगे। मुझे पता है कि माइनोग्रा की प्रोग्रेस काफी ज्यादा बेहतर होनी चाहिए थी, पर अभी हमारे नंबर्स काफी कम है तो हम लोग बस इतना ही कर पा रहे हैं। ईराब सोचता है कि एमले के जितने भी जजमेंट है वो काफी ज्यादा सही है, इसने तो पानी भी सेव कर लिया। ईराब सोचता है कि जब वो इन ऐप से सबसे पहली बार मिला था तब इन लोग की हालत काफी ज्यादा बुरी थी, ये सभी लोग मरने ही वाले थे, पर अब इन सभी लोगों के अंदर काफी जाने आ गई हैं। ये देखकर मुझे काफी खुशी हो रही है। वहीं पर एमले अब ईरा से कहती है कि आपको ये सब कुछ कैसा लगा, हमें सब कुछ आपको रिपे करने के लिए कर रहे हैं क्योंकि आपने हमारी काफी मदद करी है। तो ईरा भी कहता है कि ये सभी कुछ काफी कमाल का है, मुझे काफी खुशी है कि मैंने तुम सभी लोग को अपना सिटीजन्स बनाया। ये सुनकर एमले काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है और कहती है शुक्रिया। उसे रोता हुआ देखकर ईरा डर जाता है और कहता है कि रो मत। अगले सीन में वो अब शांत हो जाती है और कहती है कि माफ करना इस तरीके से रोने के लिए, अब मैं वापस से आप लोग को अच्छे से इंस्पेक्शन देती हूँ। वहीं ईरा सोचता है कि अच्छा हुआ कि एमले रोना बंद कर गई, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी किसी लड़की को रुलाया नहीं था, इसलिए मैं डर गया था। इसके बाद अब एमले बताती है कि फ्लैश ट्री काफी अच्छे से उग चुके हैं, अब उन्हें हार्वेस्ट भी किया जा सकता है। हमें पता है कि हमें आप पर निर्भर हो रहा है, पर उसकी वजह से चीजें काफी स्मूथली चल रही है, क्योंकि आप लोगों ने हमें जो टूल्स और फार्मिंग के इक्विपमेंट दिए थे वो काफी कमाल के हैं। तो ईरा कहता है कि मैं तुम लोग को थोड़े समय के लिए टूल्स देता रहूंगा, क्योंकि अगर तुम लोग बनाओगे तो उन लोग की क्वालिटी काफी कमजोर सी होगी। तभी एक फ्लैश ट्री अब एमले से कहता है कि मैं अब रेडी हूँ, मुझे तुम खा लो। वो ये बात इतने डरावने तरीके से कहता है जिसे देखकर एमले डर जाती है। वहीं पर अब बातों खुश हो जाती है और कहती है कि हम लोग की खाने की कमी पूरी हो गई है। अगले सीन में एमले अब उन लोग को वाटर का सोर्स दिखाने के लिए लेकर जा रही होती है, पर ये फॉरेस्ट अब थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, जो देखकर एमले कहती है कि आखिर ये क्या है। तभी अब वो पानी के पास भी आती है और देखती है कि पानी तो शायद खराब हो गया है, जो देखकर वो घबरा जाती है। उनकी आवाज सुनकर दादाजी और जिया भी यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि यहाँ का पानी खराब हो गया जो कि हम लोगों ने ढूंढा था। तो वो लोग भी अब देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, लगता है कि अब ये पानी पीने लायक नहीं है। तभी आतो कहती है कि घबराओ मत, इसे पिया जा सकता है। ऐसा बोलने के बाद वो पानी को अब पीती है और कहती है कि ये पानी काफी ज्यादा अच्छा है। वो अब सभी लोगों को बताती है कि इसे कर्स टेरेन कहते हैं। ये एक प्रूफ है कि ये जगह माइनोग्रा की डोमेन का एक पार्ट बन गई है। ईरा भी अब उन लोगों से कहते हैं हाँ, एक गहरी सांस लेने का ट्राई करो। तो वो भी अब ट्राई करते हैं और काफी ज्यादा फ्रेश फील करते हैं और काफी ताकतवर भी फील करते हैं, जो देखकर वो कहते हैं कि ये कैसे हुआ। तो आतो बताती है कि ये जो कर्स टेरेन है ये हम जैसे लोगों को, यानी कि हम जैसे बुरे लोगों को बेनिफिट्स देंगी, और जितने भी अच्छे लोग या फिर न्यूट्रल लोग होंगे उन्हें ये जगह नुकसान देगी। और क्योंकि तुम सभी लोग सिटीजन्स बन गए हो माइनोग्रा के, तुम लोग न्यूट्रल से ईवल बन गए हो। जो सुनकर दादाजी कहते हैं कि इसका मतलब ये जगह हमारे लिए और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई है। जी अभी अब उस पानी को पीकर कहता है कि इसे तो मैं नॉर्मली पी पा रहा हूँ। तो ईराब उन लोग को कहता है कि जो एक कर्स टेरेन होती है वो एक बिल्कुल परफेक्ट तरीके की टेरेन होती है डिफेंस के लिए। काफी जल्द हमारे नेशन के अंदर जितनी भी लैंड होगी वो इसी तरीके की हो जाएगी। तो आतो भी कहती है हाँ, यही है हमारे राजा की ताकत। जो सुनकर दादाजी कहते हैं कि हमने हमारे किंग से यही एक्सपेक्ट किया था, ये काफी कमाल की ताकत है। तो आतो कहती है कि लेकिन ये जगह की एक दिक्कत है, ये जगह काफी स्टैंड आउट करेगी, यानी कि यहाँ पर काफी अटेंशन आएगा। तो दादाजी कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग खड़े होकर रखवाली तो कर पाएंगे क्योंकि ये जगह छोटी है, पर अगर हमारा पूरा नेशन इस तरीके से बन गया तो दुश्मन हम लोग को काफी इजीली ढूंढ लेंगे। तो जिया कहते हैं हाँ, इसलिए हम लोग को अब आर्मी बनाना शुरू कर देना चाहिए। जो सुनकर आतो कहती है कि इतनी चिंता मत करो, हमारे किंग काफी जल्द एक हीरो को बना देंगे, तो चिंता की बात नहीं है। जो सुनकर दादाजी कहते हैं कि लेकिन हम लोग को अभी भी समझ नहीं आया है कि आखिर एक हीरो होता क्या है और वह क्या कर सकता है। तो आतो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ कि आखिर एक हीरो होता क्या है। वैसे भी अभी हमारे हीरो को आने में थोड़ा सा समय है। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर को यूज करती है। वो अब अपनी कमर से काफी ज्यादा पावरफुल हाथ निकालती है और एक ही हमला करके काफी सारे पेड़ों को एक ही बारी में ही काट देती है, जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। तो अब उन लोगों से कहती है कि माफ करना, मैं तुम लोग को बताना भूल गई थी, पर मैं भी एक हीरो हूँ। वो अब
उन लोग को बताती है कि ये ताकत तो मेरी कुछ भी नहीं है, जब मैं अपने प्राइम में थी तब मैं और भी ज्यादा पावरफुल थी। हम हीरोज इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि हम एक ही हाथ से पूरी आर्मी को खत्म कर सकते हैं। जिस पर ईरा भी कहता है कि हीरोज काफी ज्यादा ओवर पावर होते हैं और वो ज्यादा स्टैंड आउट भी करते हैं और काफी ज्यादा समय के साथ ताकतवर भी बनते जाते हैं। भले ही वो कुछ भी ना करे तब भी वो ताकतवर बनते जाते हैं। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि क्या इसका मतलब फ्यूचर में आतो इससे भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी? तो ईरा कहती हाँ, जिसके बाद अब आतो भी कहती है कि हाँ, जब तक हमारा हीरो नहीं आता है अभी के लिए मैं ही काफी हूँ यहाँ की रखवाली करने के लिए। ये सुनकर ईरा अब उसका नाम लेता है तो अब आतो को भी लगता है कि ईरा अब उसकी तारीफ करने वाला है। वह अब उससे कहती है बोलो मेरे किंग। तो ईरा अब उससे कहता है कि तुम्हें अपनी ताकत दिखाने के लिए पेड़ों को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें बाद में कर लेना, पर याद से इन्हें साफ कर देना। जो सुनकर वो उदास हो जाती है और कहती है ठीक है। जो देखकर जिया कहता है कि हम लोग भी मदद कर सकते हैं। ऐसा बोलकर वो आतो की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आतो तो सही में काफी पावरफुल है और हमारे राजा भी। दादाजी अब कहते हैं कि हम लोग को काफी जल्द हमारे राजा के लिए एक पैलेस बनाना चाहिए। तो ईरा कहता है नहीं, मुझे एक पैलेस की जरूरत नहीं है, बाकी सभी लोग के पास जैसा घर है मैं उसी में ही रह लूंगा। तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा काम नहीं बनेगा, आप हमारे राजा हो, आप हम जैसे घरों में रहोगे तो हम लोग को काफी ज्यादा पछतावा होगा, प्लीज हमें आपके लिए पैलेस बनाने दो। वहीं पर अब ईरा सोचने लगता है। जो देखकर आतो अब उससे कहती है कि पैलेस को बनाने में कॉस्ट तो आएगा, पर बदले में हम लोग को रिसोर्सेज भी मिलेंगे और पैलेस बनने से सिटीजन्स की खुशी भी बढ़ जाएगी। जो सुनकर ईरा कहता है कि ठीक है फिर तो फिर एक पैलेस बना दो। जो सुनकर सभी लोग काफी खुश आते हैं और कहते हैं कि ठीक है। तभी ईरा कहता है कि वैसे मैं चाहता हूँ कि एक दिन मेरा उड़ने वाला कैसल बने। जो सुनकर आतो कहती है कि ये तो एक नेशनल लेगेसी है ना, जो कि मैक्स सिटी लेवल की होती है। वहीं एमलिया पूछती है कि आखिर ये फ्लोटिंग कैसल क्या होता है? तो आतो बताती है कि ये एक ऐसा कैसल होता है जो कि आसमान में उड़ता है। ये सुनकर दादाजी और जिया काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ऐसी भी चीज एग्जिस्ट करती है? वहीं एमलिया कहने लगती है कि हमारे किंग जो भी बात करते हैं वो सच होती है, तो इसका मतलब फ्लाइंग सिटी भी एग्जिस्ट करती है। जिया और दादाजी फिर से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ईरा को बाव करते हैं और कहते हैं कि हम फिर से कसम खाते हैं कि हम आपको अच्छे से सर्व करेंगे। जो देखकर ईरा भी काफी खुश हो जाता है और कहते हैं कि हमारा नेशन काफी अच्छे से बन रहा है। चलो इसी तरीके से हार्ड वर्क करते रहते हैं। अगले सीन में अब वापस से लोनियस और वर्डल को दिखाया जाता है जो कि अकेले ही मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं। जो देखकर बाकी के लोग कहते हैं कि हम लोग को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वहीं लोनियस मन में कहता है कि मैं होप करता हूँ कि हमारी जर्नी काफी ज्यादा सेफ रहे और अच्छे से हो जाए। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग काफी क्लोज है 4 लाख सब्सक्राइबर्स के, तो सब्सक्राइब कर देना। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।